नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग, कथा अशीत चटर्जी, कला एस राणा। रोजाना की डाक में सोनाल देश से अपने नाम आया पत्र देख शेरबाज के जहन में अपने मित्र यूरी मार्च का चेहरा एकाएक ही उभर आया। लंदन में दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने देशों को लौटते समय अंतिम बार लंदन के एयरपोर्ट पर मिले थे। ओह, यूरी मार्च, सोनाल देश और शेरबाज की यादों में जुदाई का वह लम्हा ताज़ा होता चला गया। तुम्हारी आंखों में आंसू मार्च? एक गुलाम देश के वासी की आंखों में आंसुओं के सिवा हो भी क्या सकता है। तुम बड़े खुशनसीब हो शेरबाज, तुम अपने साथ आज़ाद मुल्क के भविष्य का सुनहरा सपना लेकर लौट रहे हो। तुम्हारा देश भी आज़ाद होगा मार्च, बहुत जल्दी आज़ाद होगा। भगवान करे वह दिन जल्द आए। किस्मत ने अगर मिलाया तो अब हम आज़ाद सोनाल देश में ही मिलेंगे शेरबाज। गुड बाय। गुड बाय मार्च। तभी जैसे शेरबाज को होश आया, वह लिफाफे में रखा मार्च का पत्र निकालकर पढ़ने लगा। लिखा था, सोनाल देश। शेरबाज, शायद तुम मुझे भूल गए, पर मैं अपना वादा नहीं भूला। ब्रिगेडियर यूरी मार्च अपने मित्र शेरबाज को आज़ाद सोनाल देश के दूसरे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर निमंत्रित करता है। उम्मीद है तुम जरूर आओगे। तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा में, तुम्हारा दोस्त यूरी मार्च। मैं आऊँगा मित्र, जरूर आऊँगा। शेरबाज ने तुरंत ही मार्च को जवाब लिखा। दिलावर, यह खत फौरन पोस्ट करवा दो। ओके शेरबाज। अपने वायदे के अनुसार स्वाधीनता दिवस से 15 दिन पूर्व ही शेरबाज विमान द्वारा लंदन के लिए प्रस्थान करने एयरपोर्ट पहुंच गया। मार्च के साथ कुछ दिन गुजारने में बड़ा आनंद आएगा। कुछ ही देर बाद विमान आकाश का सीना चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। शेरबाज अपनी सीट पर बैठा मार्च के बारे में सोच ही रहा था कि तभी, हाय शेरबाज, अरे तुम हैरान हो रहे हो? हाँ, क्योंकि इस समय तुम्हें रामगढ़ में होना चाहिए था, जहाँ तुम आजकल नियुक्त हो। वहीं कुछ दिन पहले तुम्हारे पते पर मैंने एक पत्र भी तो लिखा था, जिससे मैंने कुछ दिनों के लिए सोनाल देश जाने का जिक्र किया था। और मैंने भी उत्तर में तुम्हें लिखा था कि मैं भी इस सफ़र में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि तुम्हें मेरे साथ होने का पता तब चले जब विमान उड़ान भर चुका हो। लेकिन तुम वहाँ करोगी क्या? अपनी छुट्टियों का सदुपयोग और फोटोग्राफी। क्यों, कैसा लगा तुम्हें मेरा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। और जब विमान लंदन पहुंचा तो एयरपोर्ट पर एक अंग्रेज युवक ने शेरबाज का स्वागत करते हुए अपना परिचय दिया। मुझे विलिस कहते हैं मिस्टर शेरबाज, लंदन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं और ध्यान भी नहीं आता कि मैं पहले कभी आपसे मिल चुका हूँ। आपका कहना ठीक है, आप मुझसे पहले कभी नहीं मिले। मुझे यूरी मार्च ने आपको लेने भेजा है और मैं उस हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ जिससे आपको सोनाल देश पहुँचना है। ओह, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर विलिस। इनसे मिलिए, डॉक्टर रोमा। आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई डॉक्टर। मिस्टर विलिस, ये भी मेरे साथ सोनाल देश जा रही हैं। ओह, लेकिन हेलीकॉप्टर में तो सिर्फ 2 आदमी ही बैठ सकते हैं। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मिस्टर विलिस की बजाय तुम पायलट बन जाओ तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। आखिर तुम भी तो एक कुशल पायलट हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर विलिस? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिस रोमा? और फिर विलिस से एयर रूट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद शेरबाज डॉक्टर रोमा के साथ हेलीकॉप्टर में जा बैठा। भगवान का शुक्र है, विलिस ने तुम्हारे जाने पर ऐतराज नहीं किया। आखिर वह भी तो तुम्हारी तरह एक शरीफ आदमी है। ही। शीघ्र ही। गुड बाय मिस्टर विलिस, विश यू हैप्पी जर्नी। उधर सोनाल देश के एक घनी आबादी वाले शहर बोकारो का खूबसूरत वन स्थल हैप्पी व्यू कॉर्नर का वातावरण हर्षोल्लास से भरा था। अचानक ही वहां का खुशगवार वातावरण भयानक चीख पुकार की आवाज़ों से गूंज उठा। बचाओ, बचाओ, भागो, भागो, मरा। इसका कारण था एक विशालकाय एवं भयानक दैत्य। ओह, देखते ही देखते उस दैत्य सरीखे किंग कॉन्ग ने हैप्पी व्यू कॉर्नर में भयानक तबाही मचा दी। वन रक्षकों ने उसे घेरने और रोकने का प्रयास किया, लेकिन बेकार। उफ, कोई असर नहीं। यदि यह शहर तक पहुंच गया तो ओह नहीं, मुझे तुरंत इस घटना की सूचना अपने अफसर को देनी चाहिए। उस वन सुरक्षा अधिकारी ने तुरंत ही इस रोमांचकारी घटना की सूचना ब्रिगेडियर यूरी मार्च को फ़ोन पर दी। सर, उस जानवर पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा। समझ में नहीं आता कि उस पर कैसे काबू पाया जाए। डू नॉट वरी जेम्स, मैं मिलिट्री सहायता भेज रहा हूँ। थैंक यू सर।
और इससे पहले कि किंग कॉन्ग तबाही मचाता हुआ शहर की सीमा में दाखिल होता, अस्त्र शस्त्रों से लैस मिलिट्री के सैकड़ों जवानों ने उसे अपने घेरे में ले गोलाबारी आरंभ कर दी। लेकिन गोलाबारी का भी किंग कॉन्ग पर कोई प्रभाव न पड़ते देख सैनिकों में घबराहट पैदा हो गई। हे भगवान, वह अभी तक जिंदा है और इसी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, अब क्या किया जाए। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर के विशाल कक्ष में नॉर्थ कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फोक्स ब्रिगेडियर मार्श तथा अन्य अफसरों के साथ टीवी पर अपने जवानों को किंग कॉन्ग के हाथों बेमौत मरते और टैंकों को तबाह होते असहाय से अंदाज में बैठे देख रहे थे। ओह माय गॉड, हमें अपने जवानों को फौरन पीछे हटने का हुक्म देना चाहिए। नहीं, ऐसा करना गलत होगा। यूरी मार्श के शब्द सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल फोक्स चिढ़ सा गया। व्हाट डू यू मीन सर? अगर जवानों को वापस बुला लिया गया तो शहर की मासूम जनता का क्या होगा? हम जनता को इस दैत्य के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए जैसे भी हो हमें इस दैत्य को शहर के बाहर ही रोकना होगा। असंभव। तभी एक अन्य अधिकारी ने जनरल फोक्स का ध्यान पुनः टीवी की तरफ आकर्षित किया। सर, लुक देयर। टीवी स्क्रीन पर एकाएक ही किंग कॉन्ग की जगह एक रहस्यमय नकाब पोश का चेहरा उभरा था। जनरल, किंग कॉन्ग अपने मास्टर के हुक्म का गुलाम है। तुम्हारी मिलिट्री ताकत हमारे दूत को नहीं रोक सकती। जनता और इस शहर की भलाई इसी में है कि तुम इस शहर को रातों रात खाली करा दो, वरना मेरा हुक्म मिलते ही किंग कॉन्ग पूरे शहर को तबाह कर देगा। मैं तुम्हें 12 घंटे की मोहलत देता हूँ। ओह नो। तभी स्क्रीन से नकाब पोश का चेहरा गायब हो गया। फिर इससे पहले कि जनरल फोक्स सैनिक अधिकारियों से कुछ कहता, उफ, कौन बोर करना चाहता है। हेलो, जनरल फोक्स स्पीकिंग। कैप्टन लोबो रिपोर्टिंग सर। वह दैत्य अचानक ही गायब हो गया है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्यों और कैसे गायब हो गया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है सर? वेट फॉर फर्दर ऑर्डर्स। मार्श, तुम फौरन शहर को खाली कराने का प्रबंध करो। मैं लाखों निर्दोष लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। हमें केवल 12 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन सर, दिस इज एन ऑर्डर। यस सर। यूरी मार्श को हुक्म देने के बाद फोक्स ने राष्ट्रपति जनरल निकोलस से मुलाकात की और उन्हें विशिष्ट राजनयिकों की उपस्थिति में समस्त परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा, सर, अपराधी की धमकी को नज़रअंदाज करना मैं उचित नहीं समझता। अगर शहर खाली कराने का हुक्म देकर मैंने कोई गलती की है तो उसके लिए मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। नहीं जनरल फोक्स, हमें खुशी है कि आपने एक सही कदम उठाया है, लेकिन सर, साथ ही साथ हमें जल्द से जल्द यह भी पता लगाना होगा कि इस शैतानी हरकत के पीछे किस शक्ति का हाथ है। यह काम हम जनरल फॉक्स को सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि ये अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। मैं आपके विश्वास को कायम रखने की हर संभव कोशिश करूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जनरल फोक्स। थैंक्स अ लॉट। उधर ऑर्डर मिलते ही मिलिट्री के जवानों ने शहरवासियों को शहर के बाहर लगाए गए कैंपों में पहुंचाना आरंभ कर दिया था तथा पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी, अतः पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। रात्रि के ठीक तीसरे पहर अंधकार में डूबे शहर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराया। कमाल है, इस समय हम बोकारो एयरपोर्ट के ऊपर हैं, परंतु नीचे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। हमारे सिग्नल्स का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? असंभव, जरूर कोई खास बात है। मैं हेलीकॉप्टर नीचे उतार रहा हूँ। और थोड़ी ही देर बाद शेरबाज ने हेलीकॉप्टर बोकारो एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर उतार दिया। हेलीकॉप्टर से उतरकर जब शेरबाज और रोमा एयरपोर्ट की इमारत में पहुंचे, यहाँ भी कोई नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। तभी शेरबाज को मार्श के फ़ोन नंबर का ध्यान आया। रोमा, तुम यहीं ठहरो, मैं फ़ोन पर मार्श से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। वही हमें यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ बता सकता है। ठीक है। अरे, लाइन तो कटी हुई है। और जब शेरबाज ने लौटकर रोमा को यह बताया कि फ़ोन की लाइन कटी हुई है तो रोमा का दिल धड़क उठा। ऐसी क्या बात हो सकती है शेरबाज, जो पूरे शहर में कब्रिस्तान जैसी मनहूसियत छाई हुई है? आओ बाहर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चल सके। 5 मिनट बाद वे एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली सड़क के किनारे खड़े थे। यहाँ भी सन्नाटा है। अब हम मार्श के निवास स्थान पर कैसे पहुँचेंगे? पैदल चलकर। ओह नो। कम ऑन रोमा, शायद राह में ही कोई सवारी मिल जाए। पैदल चलते हुए वे आबादी वाले इलाके में पहुंचे ही थे कि पीछे से आते किसी वाहन के इंजन की आवाज़ सुन रोमा खुशी से चीख उठी। अरे वाहन! थैंक गॉड, कोई तो वाहन नजर आया। ठहरो, मैं उसे रोकती हूँ। अगले ही पल रोमा दोनों हाथ हिलाती हुई सड़क के बीचों बीच जा खड़ी हुई। हे स्टॉप, स्टॉप प्लीज़। लेकिन वाहन की रफ्तार में कोई कमी न आते देख
शेरबाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए रोमा को अपनी तरफ खींच लिया। कमबख्त ने मुझे रौंद ही डाला था। वह कोई पत्थर दिली होगा या फिर राह चलतों को लिफ्ट देना उसकी आदत नहीं होगी। आओ चलते हैं, अब सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन हम कब तक पैदल चलते रहेंगे? जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। मजबूरी है, आओ। और फिर वीरान शहर में फैले सन्नाटे को अपने वाद विवादों से भंग करते हुए शेरबाज और रोमा जैसे ही एक विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने पहुंचे। यह तो वही स्टेशन वैगन है शेरबाज। शायद चालक इमारत के अंदर गया है। यही मौका है वैगन को ले भागने का। लेकिन शेरबाज और रोमा को वैगन पर सवार होने की बजाय जल्दी से उसके नीचे छुप जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हरी अप जैक, बस आया। ये लोग तो कोई चोर लुटेरे मालूम पड़ते हैं। लगता तो यही है, फिर भी आबादी में पहुंचने के लिए हमें इनकी वैगन का सहारा लेना ही पड़ेगा। और फिर जैसे ही वे आदमी अपना सामान वैगन में रख ड्राइविंग सीट पर पहुंचे, कम ऑन। थोड़ी ही देर बाद वैगन हवा से बातें करती हुई सुनसान सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद जैसे ही स्टेशन वैगन शहर की उत्तरी सीमा से होकर गुजरी कि वहां तैनात मिलिट्री के जवानों ने वैगन को रोक लिया। ठहरो, तुम लोग शहर के भीतर से कैसे आ रहे हो? ओह, मैं समझा। गेट डाउन। अगर किसी तरह की होशियारी दिखाने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। मजबूरन चालक और उसके साथी को नीचे उतरना पड़ा। बस चुपचाप यहीं खड़े रहना, वरना। तभी फौजी जवानों को देख शेरबाज नीचे उतरकर कैप्टन की तरफ बढ़ा। सुनिए कैप्टन, मैं जहां हो वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। अरे, यह कहाँ से आ टपका? तभी रोमा भी उतरकर सामने आती हुई बोली। लेकिन कैप्टन, आप इनकी बात तो सुन लीजिए। खामोश, कोई बकवास नहीं। तुम जैसे लुटेरों की कोई सुनवाई नहीं होगी। सार्जेंट, वैगन की तलाशी लो। यस सर। कैप्टन ने शेरबाज, रोमा और अन्य दोनों आदमियों को हाथ उठवाकर एक कतार में खड़ा कर दिया। मौके का फ़ायदा उठाकर तुम जैसे बदमाश शहरियों की संपत्ति न लूट सकें, इसलिए शहर की सीमा पर सख्त नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन कैप्टन, आप हमें गलत समझ रहे हैं। खामोश, तुम सब लूट का माल लेकर भागते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। तुम लोगों को वही सज़ा मिलेगी जो लुटेरों को मिलनी चाहिए। तभी सार्जेंट ने आकर कैप्टन को सूचित किया। माल काफ़ी है सर, पर कोई अन्य व्यक्ति वैगन में नहीं मिला। ठीक है, इन्हें वैगन में बिठाकर यूनिट कैंप ले जाओ। कोई गलत हरकत करने की कोशिश करे तो बेहिचक गोली मार देना। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।